हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट बिहार के एक गांव की कहानी का पूरा वीडियो देखने वाले हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है यहाँ पे कि 100% जो कंसेप्ट है उसको बिल्ड करें और साथ में इसका नोट्स बनाएं, इस चैप्टर का नोट्स बनाएं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि इस चैप्टर में हमने इस वीडियो में इस चैप्टर का हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके समझाने की कोशिश करी है, जिसके माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद एक आप प्रॉपर नोट बनाइए और उसके माध्यम से आप इस चैप्टर को पढ़िए तो गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी कंटेंट यहाँ पे नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाइएगा। और इसके साथ साथ आप इस चैप्टर के एंड में जैसे ही आप जाइएगा तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को लेकर के। इस चैप्टर को एक गांव से रिलेटेड किया गया है, एक गांव से रिलेट करके पढ़ाने की बात करी गई है और वो आपका जो गांव है उसका नाम है फतेहपुर। तो आइए फतेहपुर के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ उसके फतेहपुर गांव में क्या ऐसा चीज रहा है कि आपको इस बुक में पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गांव का, फतेहपुर का। इस कहानी का जो उद्देश्य रहा है फतेहपुर गांव का, उसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि उत्पादन से संबंधित जो भी कुछ मूल विचार हैं उनको अपने छात्रों को परिचय कराना, अपने स्टूडेंट को बताना है कि उत्पादन का उद्देश्य कैसे होता है, उत्पादन के उद्देश्य से क्या क्या करने चाहिए। इस गांव में फतेहपुर गांव की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहां से नोट करना है कि इस गांव में खेती ही मुख्य क्रिया है। फतेहपुर गांव में खेती क्या है, मुख्य क्रिया है और अन्य क्रियाएं भी यहाँ पे संपादित की जाती हैं, जिनमें पशुपालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी है, दुकानदारी है, परिवहन है। ये सभी जो की जाती हैं वो सीमित स्तर पर की जाती हैं, इनमें कोई किसी का दिलचस्प नहीं है, ये सीमित स्तर पर लोग करते हैं। ठीक है, बाकी चीज तो समझ पा रहे हो, मुर्गी पालन क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, डेयरी का मतलब यहाँ पे दूध से रिलेटेड है, जो दुग्ध उत्पादन किया जाता है उससे यहाँ पे रिलेटेड है डेयरी। ठीक है, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं आ जाती हैं, मानव के प्रयास आ जाते हैं, मुद्रा आते हैं। ये सभी क्या है, तो ये आप नंबर 2 पॉइंट में नोट करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट में नोट करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्राएं आदि संसाधनों की आवश्यकता उत्पादन के क्रिया में पड़ती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, उत्पादन की क्रिया में इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें आपका प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब आपका मिट्टी हो गया, तो इस पर आप इन सारे क्रियाओं को संपन्न करेंगे। जो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, ये सारे आप प्राकृतिक संसाधन के ही जो रूप है उनको आप अपने तरीके से उसको रूप दे करके आप उनके उत्पादन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें कहा गया है। फतेहपुर गांव की जो प्रारंभिक कहानी है उससे यह स्पष्ट होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार समायोजित किया जाता है। यानी जो वस्तुओं और सेवाओं जो उत्पादित की जाती है उनके लिए किस प्रकार से संसाधन लाया जाता है, किस प्रकार से संगठित किया जाता है, इस चीज को इस चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट में आपको यहाँ पे देखना है कि जो फतेहपुर गांव है वह अपने आसपास के आस पड़ोस के गांवों और कस्बों में भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी है, तो आप ये थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे नोट करेंगे कि फतेहपुर गांव के पूरब में कौन सी नदी है, पूरब में पुनपुन नदी है और पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और साथ में ये भी आप नोट कर लेंगे कि जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से पूरब की ओर स्थित है। ये पूरे पॉइंट को हमने क्यों नोट कराया, क्योंकि आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि फतेहपुर गांव के पूरब में कौन सी नदी है, तो आपको पता होना चाहिए पुनपुन नदी है। वह पटना से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको पता होना चाहिए 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि इस सड़क पर प्रायः बैलगाड़ी दौड़ती है, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस और ट्रक आते जाते देखे जा सकते हैं।
इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। आप ये भी पॉइंट को नंबर 4 में यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि ये थर्ड था आपका, यहाँ पे नंबर 4 में नोट करेंगे कि इस गांव कहने का मतलब फतेहपुर गांव की बात की जा रही है। तो फतेहपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फतेहपुर गांव में कितने लोगों का या कितने जातियों के परिवार रहते थे। तो आपको पता होना चाहिए लगभग 1500 परिवार रहते थे अनेक जातियों का। अधिकांश गांव में जो लोग हैं वो भूस्वामी है। भूस्वामी कहने का मतलब उनके पास जमीन है, उनके पास जायदाद है, वो भूमि का मालिक है, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं और उनके जो मकान है वो ईंट और सीमेंट के बने हैं। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि जो भूस्वामी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उन लोगों के पास मकान होते हैं, ईंट सीमेंट के बने होते हैं, पक्के प्लास्टर बने होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि इस गांव में जो लोग रहते हैं उनका घर सीमेंट से बनाया गया है। गरीब लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/4 है। आप इस वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे पॉइंट नंबर 5 में कि गांव जो है उसमें गरीब लोगों की कुल संख्या कितनी है, 1/4 है। ठीक है, जो गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं और उनकी जो घर है वो मिट्टी के बने हुई है, फूस के बने हुए हैं। ठीक है, सरकार द्वारा इन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था की गई है। आप सभी जानते हैं कि जो इंदिरा आवास है इसके तहत आज के डेट में इंदिरा आवास का नाम चेंज कर दिया गया है और आप लोगों को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी आवास योजना है या सरकार इंदिरा आवास योजना है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो इनके तहत जो गरीब लोग हैं उनको मकान दी जा रही है, पक्के सीमेंट की बनाई जा रही है। राजधानी पटना के नजदीक होने के कारण ही घरों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। यानी कि ये जो फतेहपुर गांव है वो पटना से नजदीक है और उनके वजह से यहाँ पे बिजली ज्यादा उपलब्ध होती है, या कह सकते हैं बिजली यहाँ पे हमेशा उपलब्धि रहती है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रखरखाव के लिए ही गांव में एक पावर ग्रिड की स्थापना करी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे पावर ग्रिड की स्थापना भी इस गांव में हो चुकी है, फतेहपुर गांव में। तो आप समझ सकते हैं कि जो गांव में इन सारी सुख सुविधाएं मिल रही हो तो वो गांव किस तरीके का होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए तो कहता है कि खेती में भी प्रायः सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। नलकूप कहने का मतलब जिसे खेतों की सिंचाई की जाती है वो बिजली से चलते हैं इस गांव में, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, 1 मध्य विद्यालय हैं। आप ध्यान रखेंगे गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, तो 6 प्राथमिक विद्यालय हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे मध्य विद्यालय है, एक हाई स्कूल भी यहाँ पे है और साथ में एक डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे है। यानी कि इस गांव में इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो समझ सकते हैं कि ये गांव कैसा होगा। ठीक है, अब नाम इसका जानते हैं कि इस गांव का जो नाम फतेहपुर पड़ा, वो फतेहपुर नाम इस गांव का क्यों पड़ा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह हैं, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति हैं, और उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे फतेहपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर पड़ा है। और वो कैसे व्यक्ति है, तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी कहने का मतलब वो स्वतंत्रता, जो हम लोग स्वतंत्र हुए थे, भारत आजाद हुआ था या गुलाम था ब्रिटिश का, और उस समय जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये फतेश्वर नारायण सिंह उस समय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। ठीक है, और इन्हीं के वजह से इस गांव का नाम क्या पड़ा है, फतेहपुर पड़ा है। तो इतने सारे चीज को आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर करके नोट करते चलिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, एक निजी हॉस्पिटल भी है। तो ये सारे नोट करने वाले पॉइंट है, आपसे पूछे जाएंगे कि फतेहपुर गांव में कौन कौन सी व्यवस्था यहाँ पे आपको या कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है गांव के लोगों को।
तो आपको बताना होगा कि वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, फिर उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको यहाँ पे बखान करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए तो कहता है कि रोगों का उपचार के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। साथ में यहाँ पे डाकघर की भी सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जहां महिलाओं की संगोष्ठी अक्सर देखी जाती है। कला मंच भी है इस गांव में, सामुदायिक भवन भी है, सामुदायिक शौचालय भी है, एवं प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिक आकर्षण का केंद्र भी है। तो इन सारे चीजों से इस गांव का जो रूप बदल जाता है वो बहुत ही भयावह हो जाता है इस गांव का। और इस गांव में ज्यादातर देखा जाए तो ये गांव प्रगतिशील के रूप में देखा जा सकता है इस गांव में इन सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ये सारी चीज पढ़े फतेहपुर गांव के बारे में, तो इसकी चर्चा आप अपने अगल बगल के गांव से कर सकते हैं, अगल बगल के गांव से तुलना कर सकते हैं, या आप अपने गांव से भी तुलना कर सकते हैं कि क्या मेरी गांव इस फतेहपुर गांव के तुलना में अच्छा है या खराब है, या कह सकते हैं कि उसकी जो व्यवस्था है वो आपकी गांव में है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी तुलना खुद से भी कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ पे पक्के सड़क की क्या फायदा है, या पक्के सड़क पे किस तरीके से किसान अनाज को लाद लाद कर मार्केट की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कब कहाँ पे है, तो ये आपके जो फतेहपुर गांव है वहां पे इन सारे व्यवस्थाओं को देखा गया है। अब आगे बढ़िए तो कहता है कि हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो उत्पादन के द्वारा। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश, विश्व की ओर हम देखते हैं कि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्यों में संलग्न है, चाहे वो खेतिहर किसान हो, खेत में कारखानों में काम करने वाला मजदूर हो, कारीगर हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, सभी समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं जो किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से फतेहपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। बिहार के गांव में खेती की उत्पादन ही प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादक गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जिनमें लघु निर्माण, परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी आदि शामिल हैं। तो आपको ये चीज को नोट करना है। ठीक है, आप कैसे नोट करेंगे, तो गैर क्रियाएं किन्हें कहा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक तो आपका लघु निर्माण यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड में आपका परिवहन आ जाएगा, पशुपालन भी आपका गैर क्रियाएं में है, गैर कृषि क्रियाएं में है, फिर उसके बाद दुकानदारी भी है, डेयरी भी है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, आप ये पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फुल टोटल इस कहानी से सीखें कि उत्पादन कैसे की जाती है और फतेहपुर के लोग उत्पादन कैसे करते हैं। अब आइए हम लोग उत्पादन को लेकर के अच्छे से जानते हैं कि उत्पादन, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्शन कहा जाता है, वो क्या है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ कहा जाता है कि ये उपयोगिता का सृजन है, यानी जो उपयोगिता है उसको आप सृजन करते हैं, उसको आप इकट्ठा करते हैं, तो उसे आप उत्पादन के नाम दे सकते हैं। और इसके लिए इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, समझाया गया है। तो चलिए समझते हैं। उत्पादन के साधन को जानने से पूर्व हम उत्पादन के बारे में समझ स्थापित करेंगे। तो आइए समझते हैं कि उत्पादन क्या होता है। तो यह अर्थशास्त्र में अध्ययन का मुख्य भाग है। उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुएं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। परंतु यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में, स्थान में या अधिकार में परिवर्तन लाते हैं और उन्हें अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को आपको नोट करना है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक
प्रयास से प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध किए गए पदार्थ हैं उनके रूप में स्थानीय अधिकार में परिवर्तन लाते हैं और उन्हें अधिक उपयोगी बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब एक बढ़ई लकड़ी को काट छाट कर उसे टेबल का रूप दे देता है, कुर्सी का रूप दे देता है, तब उसे उत्पादन कहा जाता है। क्योंकि इस लकड़ी की उपयोगिता अब बढ़ गई, क्योंकि पहले इसकी उपयोगिता नहीं थी, ये सिर्फ लकड़ी के रूप में जानी जा रही थी जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया था। लेकिन बढ़ई अपने श्रम से, अपने मेहनत से इसमें क्या कर दिया, कुछ कलाकारी किया जिसमें वो कुर्सी बनाया और टेबल बनाया। अब ये चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। तो आप समझ पाए होंगे कि उत्पादन का जो अर्थ है वो किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं है, बल्कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे, अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि कैसे कोई वस्तु को हम कैसे किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में इस भाग में उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम एवं उत्पादन के तरीकों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया गया है। अब आइए इन चीजों में देखते हैं कि भूमि क्या होता है, श्रम क्या होता है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है वो कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो देखिए, कहता है कि वस्तुएं व सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें तो कुछ संसाधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, जिन्हें हम लोग उत्पादन का साधन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और वैसे साधन को हम लोग उत्पादन के साधन कहते हैं। जो उत्पादन की क्रिया में हमें सहयोग देता है उसे उत्पादन का साधन भी कहते हैं। जैसे कि अन्न उपजाने के लिए आपको भूमि चाहिए, हल बैल चाहिए, बीज चाहिए, मजदूर चाहिए, सिंचाई चाहिए, दवाई चाहिए इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कारखाना में बात करें उत्पादन को लेकर के, तो उसके लिए भूमि चाहिए, मकान चाहिए, मशीन चाहिए, मजदूर चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठनकर्ता चाहिए, बाजार इत्यादि का भी सहयोग होना आवश्यक है। यदि इन सारी चीजों का सहयोग नहीं होता है तो आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो उत्पादन के लिए साधन है वो विभिन्न तरीके से आवश्यकता पड़ती है। और उत्पादन के साधन की बात करें तो ये निम्नलिखित 5 तरीके के हैं, जो इस तरीके के हैं। उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से हैं, तो एक आपका भूमि है, एक आपका श्रम है, एक आपका पूंजी है, फिर उसके बाद व्यवस्था या संगठन है, और लास्ट में आप देख पाएंगे कि उद्यम एवं साहसी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेज, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि भूमि क्या होता है, श्रम किसे कहेंगे, पूंजी क्या होता है, व्यवस्था या संगठन क्या होता है, उद्यम एवं साहस किसे कहते हैं। तो इन चीजों को हम डिटेल से यहाँ पे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप लोग, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर ठोकना। ठीक है, अब चलिए भूमि, लैंड को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखो, भूमि जो उत्पादन के लिए है इसकी तो आवश्यकता पड़ती है भूमि की ही, लेकिन इसका जो भूमि का अर्थ है वो साधारणतः जमीन से नहीं है, उसकी ऊपरी परत से है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि के मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार से, यानी प्रकृति ने जो भी हमें फ्री में दिया है उन सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। और इस प्रकार भूमि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़ भी आता है, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज, ये सारे के सारे जो चीज हैं वो आपका भूमि है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन भूमि के साधन नहीं है, या निम्न में कौन भूमि के साधन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसी में से ऑप्शन ए, बी, सी कर दिया तो आप यहाँ पे बरगला जाएंगे और आप पहाड़ को क्लियर कर देंगे। लेकिन लास्ट ऑप्शन में अगर सभी दे दिया तो इन सभी चीजों को हम लोग भूमि ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कि जो भूमि है वो उसकी ऊपरी परत से नहीं है, बल्कि ऊपरी परत और साथ साथ प्रकृति ने जो चीज हमें फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है, उन सारे के सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के इन मुफ्त उपहारों में सर्वदा उत्पादन में सहायता मिलती है, और हम लोग इन सारे चीजों का उपयोग करते हैं किस चीज में, उत्पादन करने में। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। आप इस चीज को नोट करेंगे कि भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। और मौलिक कहने का मतलब ये शुरुआती है। ठीक है, जो भूमि उत्पादन है
वो उत्पादन का एक तो निष्क्रिय साधन है ही, लेकिन इसका हम लोग क्या मानते हैं, कोई भी वस्तु के उत्पादन में, कोई भी सेवाओं के उत्पादन में इसे मौलिक मानते हैं। एक व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर मार्शल, इन्होंने भूमि के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा कि भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी परत से नहीं है, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क दिया है। यानी इसमें कोई चार्ज नहीं लगे, इसमें बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे जो चीज होंगे वो आपका भूमि कहलाते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो भूमि है वो आपका प्राकृतिक संसाधन है और इसका हम लोग सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं अपने जरूरतों के हिसाब से। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती आधुनिक विधियों में प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक में अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, ठीक है। तो ये सारे चीज यहाँ पे कुछ रटने वाली है नहीं, आप यहाँ पे कुछ देख नहीं सकते क्योंकि ये सारे चीज पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं सिर्फ कि हम लोग जो हमारा भूमि है वो उसकी उर्वरता कम होते जा रही है क्योंकि हम लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। जैसे एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। अब भूमि स्थिर है, लैंड इज स्टैटिक। जो भूमि है वो आपका स्थिर है, उसको आप न खींच सकते हैं न उसको बढ़ा सकते हैं। जो आपके पास भूमि है वही आपका भूमि रहेगा। आप उस पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ना कि आप भूमि को बढ़ा सकते हैं। कहता है कि फतेहपुर जो गांव है उसमें खेती ही उत्पादन की मुख्य क्रिया रही है। यहाँ काम करने वालों में 75% जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषक श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा है। खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि भूमि तो आपका रबड़ है नहीं जिसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में इस गांव में कुछ बंजर भूमि थी जिनको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तब से अब तक इस गांव में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हो सका है। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम में खरीफ फसल बोया जाता है, जिनमें आपका धान आता है, हरी सब्जियां आते हैं। इन्हें कौन से महीने में बोया जाता है, तो जुलाई से अक्टूबर के यानी बरसात के सीजन में जो आने वाला अब सीजन है इसमें लोग धान बोते हैं, हरी सब्जियां उगाते हैं। उसके बाद नवंबर से फरवरी जो जाड़े का मौसम होता है उसमें रबी फसल किसान लगाते हैं, जिनमें गेहूं होता है, दलहन, तिलहन, आलू की खेती की जाती है। तो ये सारे के सारे जो क्रियाएं हैं वो भूमि के ऊपरी परत पर ही की जाती है। उत्पादन अनाजों में से किसान अपने खाने के लिए रख कर के शेष जो खाद्यान्न फसल होते हैं वो अपने आसपास के मंडी है उनमें जाकर के वो बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है जो वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ने अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो भूमि से रिलेटेड है। तो कौन कौन से पॉइंट्स है, तो कहता है कि भूमि की मापने का जो इकाई है वो हेक्टेयर है। यानी आज के डेट में या अभी से पहले भी भूमि को जो मापा जाता है वो हेक्टेयर में मापा जाता है, लेकिन गांव में भूमि का जो माप होता है वो एकड़ से होता है, बीघा से होता है, कट्ठा से होता है, धूर से होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर ये सभी गांवों में खेतों की मापने की इकाई है, ठीक है। और आप सभी को पता भी होगा कि एक हेक्टेयर में 100 मीटर की वर्ग भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो ये आपको चुनौती दी गई है, आप तुलना कीजिए अपने स्कूल से। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में जो सभी गांव में है वो उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है।
यानी हम लोगों का जो गांव है वहाँ पे सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, यानी जो भी मैदान नदी के किनारे बसे हुए हैं उससे अच्छा तटीय क्षेत्र के लोग हैं, उनको सिंचाई अच्छी से प्राप्त हो पाती है। और इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में बात करें, दक्षिण पठार में सिंचाई बहुत कम होती है। जो पठारी क्षेत्र है उनमें दक्षिणी पठार है वहाँ पे तो सिंचाई न के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का कोई व्यवस्था है ही नहीं। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश में जो 100% अगर भूमि है तो उसमें से मात्र 40% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी जो शेष क्षेत्र है वहाँ पे खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, यानी बारिश होगी तभी उस जगह पे खेती की जाएगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो उस जगह पे खेती नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो उत्पादन का क्षेत्र है वो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उत्पादन के क्षेत्र को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब आइए एक और पॉइंट जानते हैं जिन्हें हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो कहता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा जब फसल पैदा करने की जो तरीका है उसी को बोला जाता है बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कि एक वर्ष के अंतर्गत जो भी एक जमीन पर या भूमि पर ज्यादा फसल पैदा की जाती है तो ऐसे तरीकों को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, और इस चीज को आप फतेहपुर के प्राय सभी किसान को देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो 3-3 फसलों की भी खेती कर लेते हैं, जिनमें आलू है, हरी सब्जियां हैं, इन सभी का वो उत्पादन करके 3 फसल को वो लोग उगा लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दे गई है, गेहूं, बाजरा, ये सारे चीज आपको देखने के लिए दी गई है, आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भूमि जो किसान है उन किसानों में भूमि किस प्रकार बटा हुआ है, किस तरीके से वितरित की गई है, इनको अब आइए समझते हैं। तो आपको जान लिए होंगे कि खेती के लिए भूमि कितना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है खेती करने के लिए। अगर वही 1960-70 के दशक में देखें तो एक किसान है जिसका नाम मुरारी है, उसके पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें से अधिकतर असिंचित भूमि थी, यानी कहने का मतलब वहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था, यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रह पाता था। वो लोग के पास उस तरीके का व्यवस्था नहीं था जिससे वो लोग आराम से रह सके, लेकिन परिवार अपनी 2 भैंसों के दूध बेचकर होने वाली जो कुछ अतिरिक्त आय है उससे अपना गुजारा कर रहा था। मुरारी की मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद उनके जो 3 पुत्र हैं उनके बीच में भूमि का बंटवारा हो जाता है। प्रत्येक के पास 1-1 हेक्टेयर अब भूमि का टुकड़ा था, परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की जो आधुनिक विधियों के बावजूद भी मुरारी के बेटे अपने 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। और इसका वजह है कि वर्षा जो होती थी वो कुछ महीने में ही होती थी, और साथ में वर्ष के कुछ महीनों में इन लोगों को काम मिलता था, बाकी महीने में काम नहीं मिलता था। ठीक है, इस तरीके से उनका जो भरण पोषण था वो सही तरीके से हो नहीं रहा था। इस गांव के कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण उनका जो भूमि है वो उनका वितरण असमान तरीके से बढ़ता जा रहा है। कुछ के पास अधिक है तो और बहुसंख्यक के पास कम है। जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अधिक भूमि है तो कुछ के पास जमीन ही नहीं है, और इस गांव में भूमि का असमान वितरण है, यानी सभी को एक जैसा नहीं है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं श्रम को लेकर के कि श्रम की क्या व्यवस्था रही है, जिसको लेबर बोलते हैं। समझिए, श्रम उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। श्रम के बिना किसी प्रकार का भी उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से हम श्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका शारीरिक श्रम होता है और एक आपका मानसिक श्रम होता है, जिसको फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर भी कहा जाता है। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रमों का उपयोग किया जाता है।
श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को भी नोट करेंगे कि श्रम को सक्रिय साधन कहा जाता है। ठीक है। अब लेकिन जो उत्पादन होता है उनके साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से किए जाने चाहिए, अर्थात भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक साधन है। जो श्रम उत्पादन है वो आवश्यक जो साधन है भूमि, उसके बाद ये दूसरा आवश्यक साधन है। उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है। खेती के लिए छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक जो श्रम है उसकी व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। लेकिन अगर वही मंझोले और बड़े किसान की बात करें तो उनके खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को मजदूरी पर ले जाते हैं। वो दूसरे श्रमिकों को बोलते हैं कि भैया तुम मेरे यहाँ आके काम कर दो, हम उसके बदले तुम्हें मजदूरी देंगे। अब एक चीज यहाँ पे और आया, मजदूरी। मजदूरी क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम लोग मजदूरी को जानते हैं। मजदूरी को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, वेजेस कहा जाता है। तो मजदूरी कहते किसको है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के बदले दिया जाता है, अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई जो कीमत होती है उसी को हम लोग मजदूरी कहते हैं। और श्रम शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरीके से हो सकती है, दोनों तरीके से लोगों को मजदूरी दी जा सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम लोग खेतों में काम करने वाले और भी श्रमिक की बात कर ले जो भूमिहीन परिवार है या सीमांत किसान है। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी कुछ भूमि होती है, वे प्रायः दूसरे के खेतों में ही काज करते हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं, यानी जीवन जीने के जो जरूरत की चीजें उनका वो क्या करते हैं, उनकी वो आवश्यकता को पूरी करते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा जो मजदूरी मिलती है वो उनके लिए या उन पर उनका अधिकार होता है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी या तो नकद के रूप में दिया जा सकता है या वस्तु के रूप में दिया जा सकता है, और वस्तु में अनाज वगैरह दी जाती है, वो आपका मजदूरी के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने श्रम का मतलब बताया है। उन्होंने बताया कि जो श्रम का मतलब होता है वो मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से करे या मस्तिष्क से करे। मस्तिष्क कहने का मतलब चाहे आप दिमाग से करो या आप अपने शरीर से करो। ठीक है, ये श्रम का मतलब होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स में और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैप में दिए गए कि 2 हेक्टेयर से कम छोटे किसानों के पास है और मंझोले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और ये जो 20% है इसमें आपका जो छोटे किसान सम्मिलित है। बाकी इन सारे के सारे चीज़ों पर ये मंझले और बड़े किसानों की अपनी अधिकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दिखाई गई है। अब चलिए हम लोग पूंजी की बात कर लेते हैं। पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, तो रुपया पैसा से समझते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो व्यापक अर्थ में किया गया है। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब होता है मनुष्य द्वारा जो उत्पादित धन है उस धन के उस भाग से है जिनका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजी का मतलब अर्थशास्त्र क्या कहता है कि धन का वह भाग जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाए, तो ऐसे जो पूंजी होंगे इस चीज को हम लोग पूंजी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें तो बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाना, मकान आदि के पूंजी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें वो सभी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य के केवल उसी भाग को पूंजी में सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन में किया जाता है। अगर पुनः उत्पादन में किया जाता है तो ये सारे के सारे चीज पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो धन का वह हिस्सा, धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता हो उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। और ये वाले पॉइंट को यहाँ से आप नोट करेंगे यहाँ तक के। ठीक है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजी उत्पादन का भी एक प्रमुख साधन है जिसके अंतर्गत मुद्रा आता है, वस्तुओं का भंडार होता है। इन सभी का प्रयोग उत्पादन के लिए ही किया जाता है।
अब यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल साहब कहते हैं कि पूंजी का मतलब क्या होता है। तो वो बताते हैं कि प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर, यानी प्रकृति ने, गॉड ने जो हमें फ्री में दिया है उसको आप छोड़ दीजिए, और बाकी उसके बाद जो संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है वो सारी के सारी पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजी का मतलब यहाँ पे मार्शल साहब ने आपको बताया है। अब आगे बढ़िए तो कहता है कि उत्पादन के साधन में पूंजी की भी अपनी एक अहम भूमिका होती है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव ही नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी ज़्यादा उनके पास पूंजी होनी चाहिए, तभी वे अपने खेतों में अच्छे तरीके से खेती कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे इसको लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी के पास तो पूंजी नहीं होती है, लेकिन सभी अपने को पूंजी कैसे मतलब इकट्ठा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अधिकांश जो छोटे किसान हैं उनके पास पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न सामानों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से वो कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर उनको ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और जो बड़े किसान हैं उनके पास खेती की बचत होती है। इसी तरह वह खेती या वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके पूंजी की व्यवस्था वो कर लेते हैं, मंझोले एवं बड़े किसान। ठीक है, इन्हीं छोटे किसानों से। अब आगे बढ़िए तो इसमें एक व्यक्ति की, एक जो महिला है उसकी चर्चा की गई है जिसका नाम सविता है। सविता एक बहुत ही लघु कृषक मतलब व्यक्ति है, यानी इसके पास जमीन की संख्या या जमीन कह सकते बहुत कम है। वो अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने के लिए योजना बनाती है, यानी वो सोचती है कि 1 हेक्टेयर जो उसके पास जमीन है उसमें वो गेहूं पैदा करे। इसके लिए उसे बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए और सिंचाई के लिए पानी चाहिए, और खेतों को औजारों की मरम्मत कर औजारों और खेतों के लिए औजार चाहिए जिससे मरम्मत करवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अब उसको क्या चाहिए, कार्यशील पूंजी के रूप में उसे कम से कम 3000 रुपया चाहिए। उसके पास तो पैसा है नहीं, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने के लिए निर्णय लेती है। यानी वो कहती है कि जो बड़े किसान तेजपाल सिंह है उनसे हम कुछ कर्ज ले लेते हैं, कुछ लोन ले लेते हैं। तेजपाल सिंह सविता को 24% प्रति माह की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। जो तेजपाल सिंह है वो कहता है कि 24% प्रति महीना हम आपसे पैसा लेंगे और वो भी 4 महीना तक के आपको देंगे। जो ब्याज की एक बहुत ज़्यादा ऊंची दर है, आप समझ सकते हैं 24% का मतलब। और सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में वह खेतों के में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रति दिन पर वो काम करेगी तेजपाल सिंह के यहाँ। यानी ये सारे के सारे नियम कानून लग रहे हैं कि आप जो छोटे किसान हो हमसे जो पैसे ले रहे हो 24% के दर पे तो दे ही रहे हैं, साथ में आप एक मजदूर के रूप में आप जो कटाई के मौसम रहेगा उस समय आप मेरे मजदूर बन करके मेरे खेत में मेरे जो फसल काटने की जो प्रक्रिया होगी उसमें आप काम करेंगे। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। आप समझ सकते हैं 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर वो काम करेगी तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना भी होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस घर में कामों की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है और सविता इन कठिन शर्तों को मानने के लिए तैयार भी हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो पूंजी है नहीं, बेचारी कर भी क्या सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। और वो ये भी जानती है कि जो छोटे किसान हैं उनको कर्ज मिलता नहीं है। और आज ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भी इस तरीके के अभी के डेट में भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको कर्ज उचित दर पर नहीं मिल पाते हैं। उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, उनसे अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किए जाते हैं। आज भी हमारे देश का, हमारे बिहार का इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं।
ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे सरकार बैंकों के माध्यम से कि छोटे किसानों के लिए कर्ज की तो व्यवस्था की है, लेकिन वो सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाते, सभी को मिल नहीं पाते। अब यहाँ पे संगठन जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो आइए ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि भूमि, श्रम एवं पूंजी उत्पादन के साधन तो हैं ही, लेकिन इन उत्पादनों के लिए आवश्यकता यह है कि उन्हें एकत्रित कौन करेगा, और एकत्रित कर उन्हें उत्पादन के कार्य में लगाएगा कौन, और यह विशेष करके ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को व्यवस्थापक या संगठनकर्ता ही कर सकता है। इस प्रकार व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में व्यवस्था या संगठन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कम पूंजी रहने पर उत्पादन के साधन को और ही व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, ताकि सीमित उत्पादन के साधन का समुचित प्रयोग किया जा सके। जितना ही अच्छा उद्यमी होगा उतना ही व्यवस्था का संगठन चुस्त होगा। यही कारण है कि संगठन उत्पादन की एक सक्रिय साधन माना गया है। आप इस चीज को नोट करेंगे कि संगठन जो है वो उत्पादन की प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। ठीक है, और भूमि आपको बताए थे कि वो आपका निष्क्रिय साधन है, लेकिन यहाँ पे संगठन जो है वो आपका सक्रिय साधन माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था या संगठन कहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को नोट करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति को यह कार्य करता है उसे व्यवस्थापक या संगठन कर्ता भी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे पॉइंट्स को आप नोट ही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगला जो पॉइंट चर्चा करने वाले हैं वो आपका साहस एवं उद्यमी है, जिसको इंग्लिश में इंटरप्राइजेज कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि इंटरप्राइजेज क्या होता है, साहसी कहते किसे हैं। तो अभी हमने आपको समझाया कि जो संगठन करता है उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है, और जो संगठन करते हैं वो साधन के सक्रिय जो उत्पादन है उनके साधन के सक्रिय साधन माने जाते हैं। लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर भविष्य की अनिश्चितताओं के चलते उत्पादन में घाटा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें केवल और केवल लाभ ही हो। अर्थात उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साहसी या उद्यमी कहते हैं। तो आप इसको कैसे नोट करेंगे, आप इस तरीके से नोट करेंगे कि उत्पादन कार्य में लाभ या घाटा को देखते हुए जो इन चीजों को अपने जीवन में उतार चढ़ाव को नहीं देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, उद्यमी या साहसी कहते हैं। तो आप यहाँ से पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं कि उत्पादन काम जोखिम से भरा होता है, और जो इस जोखिम का वहन करता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। आधुनिक समय में उत्पादन के जोखिम को वहन करने के लिए साहसी की भूमिका बहुत बढ़ गई है। यदि उत्पादन के फलस्वरूप साहसी को लगातार घाटा हो तो ऐसी अवस्था में साहसी का साहस टूट जाता है। तत्पश्चात उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो ठप हो जाती है, और इसलिए साहसी उत्पादन की प्रक्रिया के पूर्व ही यह सोच लेता है कि हमें अंतिम क्षण तक उत्पादन को चालू ही रखना है, चाहे जो भी टाइम आ जाए, चाहे जो भी समय हो जाए। आगे कहता है कि उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं, तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए उत्पादन के पांचों साधन को कैटेगराइज किया गया है, भूमि, फिर उसके बाद श्रम, पूंजी, संगठन, साहसी या उद्यमी। तो आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, इन जितना तक अभी आपने पढ़ा उन चीजों में से। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उत्पादन क्या हो। यह वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है। इसका कारण यह है कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह समस्या मुख्यतः साधनों के आवंटन की समस्या होती है। जैसा हमने ऊपर देखा है कि किसी देश में सीमित साधनों का कई प्रकार से प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए एक अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि हमें चावल, गेहूं, मकई आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन
कर सकते हैं। इसके साथ साथ गन्ना का, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे माल का जिनका उद्योग धंधों में प्रयोग होता है उनका भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। इस भूमि पर हम कल कारखानों आदि की स्थापना भी कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी देश में लोहा एवं इस्पात का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण में भी हो सकता है, या मशीन और उपकरणों के उत्पादन के लिए अथवा इनके प्रयोग मकान, पुल, मॉल, बाजार आदि के लिए भी किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से कहें तो उत्पादन के साधनों के कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे उत्पादन के साधनों की क्या महत्ता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। कहा गया है कि वास्तव में देखा जाए तो समय एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उनका सापेक्षिक महत्व में अंतर हुआ है। आदि काल में मनुष्य जब जंगलों में रहता था तो फल तोड़कर, शिकार करके तथा झरनों का जल पीकर अपना जीवन यापन कर लेता था। इस सब कार्यों में श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, फिर भी श्रम की अपेक्षा भूमि का अधिक महत्व था। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ मनुष्यों को इन चीजों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ी। तब वे स्वयं फल तथा अनाजों का उत्पादन करने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे श्रम का महत्व बढ़ता गया। खेती, कल कारखाने इत्यादि कार्य करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मनुष्य को पूंजी की आवश्यकता हुई। देखो यहाँ पे एक कहानी के तौर पे दिया गया है। कहानी क्या दिया गया है कि आज से जब पहले हम लोग जंगलों में रहते थे या आदि मानव के भेष में रहते थे तो उस समय क्या हम लोग श्रम नहीं करते थे? उस समय भी श्रम करते थे, उस समय भी मेहनत करते थे। लेकिन उस समय जो मेहनत करते थे वो हम लोग फल फूल पर मेहनत करते थे, न कि जो जमीन है उस चीज पर मेहनत करते थे। जो जमीन में उत्पादन आज के डेट में अनाज, चावल, दाल जो की जा रही है उस पर हम लोग मेहनत नहीं करते थे। जो लगे हुए फल फूल पेड़ पौधे होते थे उन्हीं को हम लोग आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करते थे। खेत, कल कारखाने इत्यादि में कार्य करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो मनुष्य है उनको पूंजी की आवश्यकता भी होने लगी। कब? जब उनको होश जगा, जब उनके अंदर दिमाग आया। आज सभ्यता एवं आर्थिक विकास के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य होता है तथा पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के इस युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यह काम व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता करता है। अतः आज व्यवस्था अथवा संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। व्यवस्था को ही एक प्रकार का श्रम माना जाता है, क्योंकि व्यवस्थापक या संगठनकर्ता भी उत्पादन के एक अच्छे किस्म का श्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम देख चुके हैं कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में बहुत जोखिम है। अतः इस जोखिम को सहन करने के लिए व्यवस्था अथवा संगठन के अतिरिक्त साहसिक की आवश्यकता पड़ती है। यानी देखिए अब यहाँ पे बात आगे जब बढ़ी कि भूमि का उपयोग हम लोग उत्पादन के क्षेत्र में करने लगे तो उसके लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी में आपको हर एक चीज चाहिए जो उत्पादन से संबंधित है। और इन सारे के सारे चीजों को कोई एक व्यक्ति संगठित करता है जिसे हम लोग संगठनकर्ता कहते हैं। और ये संगठनकर्ता जो होते हैं वो श्रम के रूप में माने जाते हैं, वो श्रम के साधन माने जाते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छे किस्म का श्रम देते हैं, अच्छे किस्म का वो मजदूरी करते हैं। ठीक है। और आज के जो आधुनिक युग है उसमें उत्पादन का जो प्रणाली वो बहुत जोखिम भरा है, और इसके साथ साथ जो साहसी है उनको पर भी इस जोखिम वहन करने की जरूरत है। ठीक है। आजकल उत्पादन के जो साधन है उसके रूप में साहस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में सापेक्षिक महत्व के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार उत्पादन में भी सभी साधनों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और सभी साधनों को हमने आपको बताया, साधन 5 है और पांचों को डिटेल से हमने पढ़ाया आपको। ठीक है। अब बढ़ते हम लोग वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं।
और एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। हम इन वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपका उपभोग की वस्तुएं हो सकती है और एक आपका उत्पादक वस्तुएं हो सकती है, जिसको कंज्यूमर्स गुड बोलते हैं, और एक आपका प्रोड्यूसर्स गुड्स बोलते हैं। अब उपभोग की वस्तुएं वे हैं जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है। आप यहाँ पे इस चीज को नोट रख करेंगे और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि आपको बताया गया है कि उपभोग का मतलब क्या होता है, या उपभोग की वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, जिसका हम लोग उपयोग अपने जीवन में करते हैं, पुस्तक, कलम, रेडियो, भोजन, वस्त्र, ये सारे के सारे आपका उपभोग की वस्तुएं हैं। और ये भी वस्तुएं दो प्रकार की, जो उपभोग की वस्तुएं होती है ये भी आपका दो प्रकार के होता है। एक आपका होता है एकल प्रयोग की वस्तुएं, या उसको गैर टिकाऊ वस्तुएं भी कह सकते हैं, और सेकंड आपका टिकाऊ वस्तुएं होती है। अब यहाँ पे टिकाऊ किसे कहेंगे, गैर टिकाऊ किसे कहेंगे, तो वैसे जो पदार्थ होंगे जिनका आप उपभोग लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर टिकाऊ। जैसे कि आपका खाद्य पदार्थ हो गया, पेय पदार्थ हो गया, ये आपका गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता हमारे लिए संतुष्टि के लिए केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत रहने का जो मकान है, साइकिल है, टेलीविजन है, घड़ी है, ये सभी के सभी आपका टिकाऊ वस्तु है जिनका एक लंबे समय तक आप उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बताया कि उपभोग में क्या है और उपभोग में क्या क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्पादक की वस्तुओं को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि उत्पादक की वस्तुएं क्या होती है या किन्हें कहेंगे। तो कहता है कि उत्पादक की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि उत्पादक वस्तुएं क्या कौन सी होती है जिनका उपयोग हम लोग लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऐसे जो उत्पादन होंगी, ऐसे जो वस्तुएं होंगी वो आपका उत्पादक वस्तुएं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, और इस प्रकार की जो वस्तुएं होंगी वो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएंगी। उत्पादक वस्तुएं भी गैर टिकाऊ अथवा टिकाऊ हो सकती हैं, जैसे कि कच्चा माल, खाद, बीज इत्यादि, ये सभी जो आएंगे वो गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाएंगी। लेकिन अगर दूसरी ओर मशीन की बात करें, यंत्र की, उपकरण की, ये सभी आपका टिकाऊ वस्तुएं के अंतर्गत आ जाएंगी, जिसका आप लंबे समय तक उत्पादन के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति के नाम ली गई है जिसका नाम है किशोर। इसकी एक कहानी बताई गई है कि यह एक खेतिहर मजदूर है और उसके पास श्रमिकों की भांति अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था और एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत एक जो बैंक से लोन मिला था वो एक कार्यक्रम के अंतर्गत मिला था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर इस पैसे से एक भैंस खरीदता है और अब वो भैंस का जो दूध है उसे बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जा रहा है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर पास के मंडी तक जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा है। तो आप देखें कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में उत्पादन करने हैं और किस तरीके से आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिला। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन देख सकते हैं। तो उपभोग की वस्तुएं जिसको आप एकल प्रयोग कर सकते हैं या गैर टिकाऊ कर सकते हैं, या दूसरी नाम इसका दे सकते हैं टिकाऊ वस्तुएं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो उत्पादक वस्तुएं हैं उनको भी आप दो तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को खत्म किया और आपको बहुत अच्छे से समझाते हुए इस चैप्टर को एंड किया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और चलिए अब क्वेश्चंस फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा कि उत्पादन के कितने साधन हैं, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि उत्पादन के 5 साधन हैं। फिर उसी तरीके से पूछ लिया कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको हमने बताया कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना।
उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है? तो अभी हमने आपको बताया था कि उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है वो आपका भूमि है। निम्नलिखित में से किसे भूमि की विशेषता कौन सी? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था कि वह नस्वान नहीं है, वो मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है या उसमें समान उर्वरता है। तो अभी हमने आपको बताया कि निम्नलिखित में भूमि की विशेषता कौन सी है। इन चीज़ों को हम इस वीडियो में आपको पढ़ा रखे और इससे रिलेटेड जो भी आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलते हैं आप उन सभी का सभी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आंसर क्वेश्चन का, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।